बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर शो गपशप और मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी और मैं हूं आपकी मेजबान अनम गौहर। मेरा नाम है यूनुस खान और मुझे टिकट चाहिए। किस चीज के? पीएसएल के टिकट्स तो मिल रहे हैं लेकिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो वर्ल्ड कप मैच होगा इसी साल उसका टिकट चाहिए मुझे। प्लीज मुझे कोई टिकट दिला दें। टिकट क्यों नहीं मिल रहे हैं? प्लीज बताएं। नहीं मिल सकता यूनुस, 2 मिनट के अंदर 1 लाख जो है वो टिकट बिक गए। हाउ? ओ माय गॉड, तुरु लव। या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो सबसे बड़े आर्च राइवल्स हैं इनका अभी अनाउंस हुआ, टिकट्स ओपनिंग मैच जो है उसका अनाउंस हुआ। 1 लाख की कैपेसिटी है, 1 लाख कैपेसिटी है मेलबर्न ग्राउंड में और सब टिकट 2 से 3 मिनट में फ्यू गायब हो गए। लेकिन ये तो वही है जिस तरह से आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर ना एक गोदाम के अंदर से एक बहुत मशहूर बुखार की मेडिसिन है और उसके पता नहीं कितने कार्टन निकले हैं। तो ये लोग जो है ना वो मुनाफा खो रहे हैं। ब्लैक में कहना चाह रही हैं, ब्लैक में एग्जैक्टली ये होता है कि अब मैं मेलबर्न जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं जाता हूँ वहां पे और मैं टिकट के लिए कहता हूँ, टिकट तो है नहीं, तो वहां पे बाहर घूम रहे होंगे 10 का 1, 10 का 1, 10 का 1, 10 का 1, तो वो डबल ट्रिपल प्राइस पे भी टिकट बिकते हैं। लोग ईबे पे बेचते हैं टिकट्स। यार पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो क्रेज है ना ये कभी खत्म नहीं होगा। नहीं, पीएसएल पर भी ऐसा ही था। मुझे याद है पीएसएल का जो 2 साल पहले के जो मैचेस थे उसमें भी ऐसा ही था। एग्जैक्टली, उसमें सारे जो है ना वो मतलब टिकट मतलब इसी तरह ब्लैक में थे। कौन से मैच में नहीं होता है ये? हाँ, मुझे फिर पता चला था कि ब्लैक में इतने का मिल रहा है। मुझे तो लग रहा है सना तो नहीं थी वहां पर ऐसे बोल रही होगी 10 का 2, 10 का 2। नहीं, मैं 20 का 2, 20 का 2 बोल रही थी। ओके, अच्छा, जो बोल रहे हैं लेकिन मैं आपको ये बता दूं सना, देखिए ये तो एक हमने मैच की बात की ना, इंडिया क्या करता है। अभी रिसेंटली कश्मीर डे गुजरा है, तो मुझे बताएं इंडिया में क्या हुआ सना। जी बिल्कुल यूनुस, आपको पता है कि इंडिया की जो है वो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो कंपनी है होंडाई, उसने जो है वो कश्मीर के हक में ट्वीट किया था जिसकी वजह से पूरी इंडिया में जो है वो एक खलबली मच गई। अब सारे जितने भी आपको पता है ये वुज़रा हैं और ये मोदी हैं वो सारे इसके खिलाफ हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बताऊं कि आग सिर्फ यहाँ नहीं लगी। अच्छा, और सिर्फ इस बात पे इंडियंस को आग नहीं लगी, एक और खतरनाक आग लग रही है। जी बताएं मुझे एनम कि क्यों आग लग रही है इंडिया को। और इंडिया को हमेशा से ही आग लगती रहती है और मुझे लगता है कि वो जल जल के खत्म हो जाएंगे और उनके मुल्क में उनके अपने ही लोग अब उनके साथ वफा नहीं करे। अच्छा है, चलो दे रहे दुरुस्त है, आपको समझ में आ रहा है कि सांप इज ऑलवेज सांप को फीड करना अपने आप को। वो जी क्या बोल रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ ये तो हो गया, और किस बात पे आग लग रही है इंडियंस को जरा बताइए। इंडियंस को कौन सी बात पर आग नहीं लगती? इंडियन को हर चीज पर आग लग जाती है और अभी इंडियन जिस बात पे जल रहे हैं मैं आपको बताती चलूं और आप सबको भी, वो ये है कि रशियन S-400 मिसाइल जो कि अभी इंडिया ओन करता है, एंटी मिसाइल जो कि इंडिया के पास है, उसको टक्कर देने के लिए हमारे पास JF-17 थंडर फाइटर जेट का ब्लॉक 3 आ चुका है एंड दैट इज गोइंग टू बी रियली हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ आवर एनिमीज। देखिए एंटी मिसाइल जो S-400 है वो इतनी स्पीड है इस थंडर जेट की कि वो पकड़ नहीं पाएगा। एंड मैं आपको मजे की बात बताऊं इस जहाज की, ओ हो पहली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो है कि इसका जो पायलट है वो अलीज़े शाह नहीं है, ठीक है। नंबर 2 मैं आपको जल्दी से बता दूं कि इनका जैसे कि एक जहाज जा रहा है ना, अब मुझे अनम मेरा टारगेट है तो जहाज यूं स्ट्रेट ही कर रहा होगा ना जी। इधर ये सीन नहीं है, जहाज यूं हो, अनम टारगेट है वो खुद ही मिसाइल करेगा, खुद उसका थ्रस्ट एडजस्ट करेगा, खुद उसकी स्पीड एडजस्ट करेगा, आपको फेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी टारगेट को। वेरी नाइस, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। अब तालियां बनती हैं। बेसिकली इसमें जो वो यूज हुई है टेक्निक्स बोल सकते हैं, मॉडर्न जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी यूज हुई है वो ऐसा है कि पहले ऐसा होता था जो हमारे पास पहले मिसाइल थे उसमें अगर जहाज यूं सीधा जा रहा है, मतलब ये मेरे दुश्मन का मिसाइल है और ये मेरा आ रहा है, तो ये जो है ना बस इसको यूं सीधा अटैक कर सकता है। लेकिन अभी वाला जो अब हम वेरिएंट की बात करें वो क्यों इतना हम खुश हो रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसी चीज आ गई जो नहीं थी। वो ऐसा भी है कि अगर वो यहाँ जा रहा है, मैंने यहाँ से अपना छोड़ दिया उसको अटैक करने की, वो यहाँ जाएगा, वो उसके पीछे जाएगा, यहाँ तो वो उसको खत्म निस्तो नाबूद करके ही आपके नाखून पे किसी मिसाइल से कम नहीं, मैं इसी में खो गई थी। देखे मैं आपको बताऊं, ये तो इंडिया तो जल रहा है जी, लेकिन अब ऑपोजिशन भी जल रही है। अब क्या हुआ? जो एक अदद एंकर पर्सन है, होस्ट कह सकते हैं आप, जो उर्दू ठीक करते हैं लोगों की, ठीक है, जो शेर व शायरी करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी मूछें उनकी, आफ्ताब इकबाल साहब की बात कर रहा हूँ,
उन्होंने क्या कहा इमरान खान के बारे में? कायनात प्लीज बताइए। अच्छा, मुझे पहली दफा तो नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि कोई बहुत ओपनली आकर इमरान खान साहब को टीवी पे कह रहे कि ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मैं बता रही हूँ कैसे। बहुत बड़े बड़े नाम है, वो न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं ताकि उन पे कोई इस तरह की पर्ची का इल्जाम न लगा दे कि इनके यहाँ एनवेलप आया है और इसलिए। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब क्यों प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने गरीबों के लिए हेल्थ केयर, जो हेल्थ कार्ड जिसको हम सेहत कार्ड कहते हैं, सेहत कार्ड बनाया है, जिसपे तमाम जो मुखालफीन थे उनके, वो भी उनके हक में जो है वोट डालना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि देखिए जो सेहत कार्ड है ना, ये मैं बोलता हूँ ये वो होता है इक्के का पत्ता। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इतना अच्छा स्टेप लिया है कि जो गरीब बंदा, पंजाब की बात कर रहा हूँ, जिसने कभी अंदर जाके देखा भी नहीं होगा हॉस्पिटल, कभी अंदर घुसने नहीं दिया होगा, वो वहां जाके हवा नहीं खाई होगी। एग्जैक्टली हमारे यहाँ सिंध में तो बस क्यों मुझे आंसू आ जाते हैं, इस सिंध को हटा देते हैं, बात ही मगर वही बात है यूनिस के, अगर गरीब इंसान है तो इंसान तो है ना, उसको भी फीलिंग्स आती हैं कि अगर वो एसी में बैठा है तो आई मीन उसको भी गर्मी लगती है। आप समझ रही हैं ना, पॉलिटिशियंस तो ऐसा नहीं समझते, वो तो कहते हैं कि गरीबों का हॉस्पिटल वही गवर्नमेंट, जहाँ पे आप चीजें भी ना उनको मयसर करके दें, दवाइयां भी मयसर ना करके दें, वैसे ही वो तड़पते रहे और फिर जो हक जो है वो मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट को मिल रहा है, वही बात है ना, वही गरीब इंसान को भी मिलना चाहिए। इतनी अच्छी दुनिया हो हमारी तो क्या ये जन्नत ना हो जाए। देखें 30 इयर्स, फॉर द लास्ट 30 इयर्स एक्सक्लूडिंग ये जो भी 4 साल गुजरे हैं, 2 हुकूमत थी, ठीक है, 2 पार्टीज की हुकूमत थी, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं बना सके जहां पे आप अपना खुद का इलाज कर सकते हैं। लंदन भागना आई डोंट नो लंदन में क्या है ऐसा, या तो समझ रहे दूसरी शादी भी हो सकती है, पॉसिबली ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, टूट रहे हैं ना, वो जो दिल टूट रहे हैं ना, उसकी मरहम के लिए लंदन गए हैं। वाह 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 वाह। लेकिन हमने कल ही के शो में शेयर किया कि नीदरलैंड में सबसे अच्छा दिल का इलाज होता है, लंदन में नहीं होता है। सो आपको नीदरलैंड मुंतकिल होना चाहिए। मसला है नीदरलैंड में प्रॉपर्टी नहीं है ना, फ्लैट नहीं है, वहां पे भी होगी प्रॉपर्टी, वहां पे भी होगी उनकी। समझ रहे हो बात यहाँ खत्म नहीं होती जी। PCDCP के ये कोई कोड वर्ड नहीं है, ये पाकिस्तान सेंटर ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन आवाम के लिए एक तोहफा लाई है, ठीक है। सेहत कार्ड तो गवर्नमेंट लेकर आई है, ये एक फर्म है, प्राइवेट फर्म है, इसने क्या लाया, इनकी तो वेबसाइट है pcdc.org, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोर्सेज निकाले हैं आपको, अबाउट टेक्नोलॉजी, IT, अबाउट एवरीथिंग, साइंस, इंग्लिश, जो भी आपको सीखना है तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखें। कोर्सेज बहुत प्यारे आए हैं, डिजास्टर रिस्पांस के 86 कोर्सेज, एनजीओ मैनेजमेंट कोर्सेज के 49, प्रोग्रामेटिक कोर्सेज हैं 84, देन वी हैव हेल्थ एंड सेफ्टी 13, सिक्योरिटी 7, टेक्निकल कोर्सेज 118, 400 कोर्सेज दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने बस क्या करना है, आपने वेबसाइट पे जाना है, आपने मेंबर बनना है, आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। और देखें बहुत जरूरी है आवाम के लिए। अब मैं आपको बस एक बात बता दूं, ब्रेक का टाइम हो गया है कि पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक टू बी अ डेवलप्ड नेशन। इंशाल्लाह। शर्त क्या है, वी स्टिल नीड अ विजनरी लाइक इमरान खान। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे कि यूनिस ने अपनी न्यूज़ कह लें या मैशअप न्यूज़ कह लें, कि 5-6 ऐसी न्यूज़ेस थी जो हमने आपको जो है अवेयरनेस के तौर पे बताई। सना ने आपको इंडिया की खबर बताई, अनम ने तो आपको बताया कि सांप का मतलब मुदी सांप का क्या हाल है, और उर्शिया ने तो बताया कि जल्दी जल्दी टिकट्स सोचें, ख़रीदें, क्योंकि अब उसके बाद आपको टिकट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं आपको आज लेकर जाना चाहती हूँ हिस्ट्री में। बचपन में आप लोगों में से कौन कौन ऐसे स्टूडेंट थे जो हिस्ट्री की क्लास में बोर होते थे और सो जाते थे? नहीं। I love history. You love history? Yeah. You? मुझे देख के ही लगता यूनुस, आपके चेहरे से मुझे I'm more into mystery. चलें, ठीक है, गुड है। ऐसे हिस्ट्री विदाउट मिस्ट्री वाह होती भी History is a mystery right now. Exactly. But we will solve this mystery right now. All right. All the best for your history. अगर आप लोगों का हो गया तो प्लीज कमेंट। अच्छा है, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम अपना मूड और अपनी ऑडियंस को, क्योंकि सुबह सुबह आप वर्ल्ड वॉर पे लेकर जा रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं, आप फड्डे करवा रही हैं सुबह सुबह। वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में मैं बताऊंगी। मैं क्यों कह रही हूँ कि लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इस चीज में हमें आज के दौर में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर
आप सीख सकते हैं कि पहले के दौर में इतनी बड़ी बड़ी वर्ल्ड वॉर कैसे हुई, तो आजकल के दौर में जो हमारे पास बायो वेपन है, तो हमें पता होगा कि हम जो कहते हैं ना हमारे पास तो न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर, जंग में किसी का भी भला नहीं होता, जंग में मारोगे नहीं तो मरोगे, और मरोगे तो फिर दुनिया ही खत्म हो जाएगी, फिर कहाँ पे आपने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 और 3 एक बात ये कि मरते भी हमेशा मासूम लोग हैं एग्जैक्टली जंग में। तो मैं आपको बताती हूँ अनम और यूनिस, सना, उर्शिया और आप सबको भी मैं चाहूंगी कि आप लोगों का भी इंटरेस्ट लूज ना हो और आप लोगों को, क्योंकि थोड़े टेक्निकल चीजें भी समझाने में थोड़ा मुश्किलात होती हैं, इसलिए मैं भी आज सोच रही हूँ कि एक प्रेशर जो है आपके, मतलब मेरे चेहरे से पता नहीं आप फील कर पा रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले आपने 5-6 कंट्रीज के नाम, एम्पायर्स हैं जिसके नाम आप सबने याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के बीच में जंग हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट ही इनके बीच में हुई थी। सबसे पहले था ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, ठीक है, फिर आता है यूनाइटेड किंगडम एम्पायर। देखिए ब्रिटिश एम्पायर जरूर है, लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम मैंने नाम क्यों लिया ये मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। थर्ड है जर्मनी एम्पायर, जर्मनी बहुत बड़ा था, आज की जर्मनी से बहुत बड़ा था, ठीक है, ये टूटा है वर्ल्ड वॉर 1 में। और फिर है ऑटोमन एम्पायर। ये 4 एम्पायर्स हैं। इसके अलावा जो इंडिविजुअल कंट्रीज हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले बता, याद करने के नहीं करने ठीक है, वो भी करने हैं जी। आज पूरी ना टीचर लग रही है, हिस्ट्री टीचर। तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के जो प्रिंस थे उनके कत्ल की वजह से ये जंग स्टार्ट हुई। अच्छा, चिंगारी जो है वो पहले लग चुकी थी कि पहले बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 नहीं हुआ जिसपे तमाम कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स आकर बीच में जो है एक दूसरे से फाइट करें कि ये इसका दुश्मन है तो मैं ऑलरेडी इसका दुश्मन हूँ, ऐसा नहीं हुआ था। ये रीजन सबसे का फायदा एग्जैक्टली जो ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के जो प्रिंस थे उनका नाम था फर्डिनेंड। फर्डिनेंड प्रिंस को कत्ल किया था एक 19 साल स्टूडेंट ने, 19 साल स्टूडेंट ने जिनका नाम था गैब्रिलो प्रिंसिप। गैब्रिलो प्रिंसिप की आप पिक्चर देख सकते हैं। अच्छा, इनको फांसी इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि 20 वहां पहले से ये लॉ बना है कि 20 साल की उम्र के जो लोग क्राइम करते हैं उनको फांसी या उम्र कैद हो सकती है, लेकिन इन्हें जो है 20 साल की सजा दी गई थी। और बेसिकली ये स्टूडेंट था, 19 साल का, 1 साल रहता था इनके 20 साल मुकम्मल में। ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था जी बिल्कुल, ये स्टूडेंट यूनियन एक वो था जिनकी सोच ये थी कि हमें एक आजाद मुल्क चाहिए, और ये जिस मुल्क से ताल्लुक रखते थे उनका नाम था सर्बिया। सर्बिया एक कंट्री थी। मैं आपको बताती हूँ, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के जो प्रिंस की कत्ल जो किया था इस स्टूडेंट ने, उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों की जानें गई है। टोटल 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जाने गई हैं, और ये जंग 4 साल तक चली। 4 साल तक ये जंग चली, जिसमें काफी एंशिएंट एम्पायर जो है खत्म हो चुके थे। छोटे छोटे एम्पायर जिसको कहते हैं, छोटे छोटे कंट्रीज है, जैसे अनम ने रूल कर लिया, एक अलग कंट्री बना ली, उर्शिया ने अलग रूल कर लिया, तो जो पावरफुल नहीं थे ना छोटे छोटे एम्पायर्स वो खत्म हो चुके थे। वर्ल्ड वॉर वो भी उसमें आ गए। एग्जैक्टली। और मैं आपको बताती हूँ कि 1914 जो कि 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1914 में इस प्रिंस की डेथ की हुई थी, और 28 जून था। 28 जून के बाद जो वहाँ का बादशाह था, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके बेटे को कत्ल कर दिया था सर्बिया में, तो वो बहुत ज्यादा आग बबोला हुआ है। अब इसमें जो है ना, मैं आपको एक चीज बहुत ज्यादा यहाँ पर सोचने की है कि यहाँ पर कुछ कंट्रीज ने जिनका कोई लेन देन नहीं था, उन्होंने भी आग लगाई ताकि एक बड़ी जंग हो और उस जंग में उनका भी फायदा हो। अब वो कैसे? रशियन एम्पायर का ऑटोमन एम्पायर से बहुत मसले चल रहे थे 1878 के अंदर। रशियन एम्पायर भी एक पावरफुल एम्पायर था, और ऑटोमन एम्पायर तो एज वी ऑल नो कि वहां पर, लेकिन ऑटोमन एम्पायर के साथ कुछ जो है वो छोटे छोटे कस्बे लगते थे। कस्बे से छोटे छोटे शहर, जिनको ईस्टर्न यूरोप के जो कुछ शहर थे वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर आते थे, जिनका नाम था सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया एंड बुल्गारिया। इनको कहा जाता है बैल्कन कंट्रीज। बैल्कन कंट्रीज ये 5 जो है, मैंने आपको जो 4 बताया, सर्बिया, बोस्निया, रोमिया एंड बुल्गारिया। जंग ही सारी सर्बिया और बोस्निया की थी। बोस्निया और सर्बिया के लोगों को चाहिए थी आजादी। दे डोंट वांट टू स्टे विद ऑटोमन एम्पायर के साथ, ये नहीं रहना चाहते थे, बादशाहत वगैरह नहीं चाहते थे ऑटोमन एम्पायर। और इनका साथ दिया था 1878 में रशिया ने, क्योंकि रशिया ने इनका साथ दिया क्योंकि सर्बिया में और बोस्निया में रशिया को बहुत फायदा था। सर्बिया में इसलिए क्योंकि ब्लैक सी था, उकसाया था एग्जैक्टली इनको उकसाया था, और वहां पर एक आजादी की लहर दोहराई थी जिसपे लोग काफी ज्यादा ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट हो गए थे, और वहां पे बहुत लोगों को मारते भी थे।
तो ये जब जंग स्टार्ट हुई ना 1914 के अंदर, जिसको वर्ल्ड वॉर 1 का नाम दिया जाता है, सबसे पहले जो है ना यहाँ पर जिसको कहते हैं कि आग लगाने वाली आगे, यहाँ पे अमेरिकन फुप्पी नहीं थी, मतलब यहाँ पे दूसरी फुप्पियाँ थी, तो मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले आग लगाई रशिया ने। रशिया ने आग लगाया सर्बिया को, क्योंकि सर्बिया से उसको मफाद था, ब्लैक सी था और भी बहुत सारे। तो रशिया ने सर्बिया की मदद की, सर्बिया की मदद करने पहुंच गया। अब जर्मनी जो है ना, जर्मनी वो आ गया ऑस्ट्रिया के जो हंगेरियन एम्पायर हैं उनकी मदद करने, क्योंकि उनके तो प्रिंस की डेथ हुई थी और जर्मनी को ऑस्ट्रिया के साथ एक हमदर्दी भी थी। जर्मनी एम्पायर आपका दोस्त एग्जैक्टली। और यहाँ पे फ्रांस भी पहुंच गया। फ्रांस पहले ऑस्ट्रिया की मदद नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि बहती गंगा में तमाम बड़े बड़े एम्पायर्स आ रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रह लूं, बहती गंगा में वो भी हाथ धोने आगे फ्रांस। अब यहाँ पे रशिया और सर्बिया जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया रशिया को मफाद था और फ्रांस उनकी मदद करता। अब ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे पीछे नहीं रहा, उसे लगा कि यही मौका है जिस पर मैं रशिया से बदला ले सकता हूँ, क्योंकि रशिया ने मेरी बाल्कन कंट्रीज को मुझसे जुदा किया है। तो रशिया पहुंच गया यहाँ पे ऑस्ट्रियन एम्पायर की, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर की मदद के लिए। अब यूनाइटेड किंगडम भी आ गया। यूनाइटेड किंगडम में ना, मैंने पहले क्या कहा था, याद करना, मैंने याद किया हुआ टीचर। बताएं यूनाइटेड किंगडम का मैंने क्या बताया आपने था? मतलब ब्रिटिश एम्पायर है, यूनाइटेड किंगडम में, उन्होंने सोल्जर को यूज किए थे कहीं और के। एग्जैक्टली। मेरे को 10 चाहिए, मेरे को 10 और 3 चाहिए। यूनाइटेड किंगडम का मैंने इसलिए आपको बताया था, आप सबको पता होगा कि उस टाइम हम जो बरसगीर में रहते थे वहां पे ब्रिटेन राज था, हम गुलाम थे। अब खुल के बोलें तो इंडियन और पाकिस्तानी जो आज बन गए डिफरेंट कंट्रीज, वो सब गुलामी में थे। और हमारे फौजियों का, हमारे जवान लोगों को जो है भेजा गया फौजियों के सूरत में, और कहा कि जाओ उस जंग में हमारा साथ दो। तो ब्रिटेन लोगों ने अपने लोगों को पीछे किया, और हमारे जो लोग थे इंडियन और पाकिस्तानी जो लोग थे, उनको जो है कुछ पैसों के एवज भेजा उस जंग में, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 में काफी इंडियन और पाकिस्तानी भी, उनकी भी जानें गई। ये जो मैंने आपको जो बताया ना 2 करोड़ से ज्यादा, तो मतलब उसमें हम लोग भी काफी हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 इस तरह से। और फिर जापान भी आ गया, यूएसए भी आ गया। तो ब्रिटिश, फ्रांस एक दूसरे को सब सपोर्ट कर रहे थे, एक दूसरे की जंग लड़ी हैं जिनके मतलब मामलात नहीं भी थे। बेसिकली एक प्रिंस के कत्ल से स्टार्ट हुई थी, जो एक 19 साल के एक स्टूडेंट ने की। उसके बाद ये बढ़ती बढ़ती आपस के जो पुरानी बुक्स थे वो तक इस जंग में बाहर आए, और इसमें मासूमों की जानें गई। कायनात, आपने मुझ समेत सबको बहुत अच्छा सबक सिखाया, हमें ये स्टोरी जिंदगी भर याद रहेगी। मैं बस थोड़ा सा बता दूं कि अगर यहाँ पे डायनामाइट्स पड़े हुए हैं, यहाँ बॉम्ब पड़े हुए बहुत सारे, और मैं एक माचिस की तीली जलाता हूँ और फेंक देता हूँ, तो इधर गलती माचिस की तीली नहीं थी, ऑलरेडी इतनी फ्रस्ट्रेशन चाहिए थी, एक बहाना था ये बच्चे का कत्ल करना प्रिंस को। और क्विकली बता दूं मैं आपको कि जैसे ये फ्रांस का किंग उस टाइम, रशियन किंग, हंगेरियन और ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन किंग जो थे, ये तीनों आपस में कजन्स थे। सच्ची बता रहा हूं, तीनों कजन्स थे। और ये एक कहानी है कि ये तीनों कजन्स ना किसी कजन को पसंद करते थे, वो मानी नहीं, जो कि यूके की क्वीन थी। कजन मैरिज के चक्कर में ना ये सब कार्रवाई हुई है, ये वर्ल्ड वॉर 1 हुई है। लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है एक अदद सिंगर जी, जो आपको एंटरटेन करेगा, जो मुझको एंटरटेन करेगा, जो इन सबको एंटरटेन करेगा। मिलते हैं एक छोटे से एंटरटेनिंग ब्रेक के बाद। मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी। वाह, वेलकम बैक एंड वेलकम बैक टू यू टू, थैंक यू, बिकॉज इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया जी। ये बिजी थे, हमने इनको काफी दफा अप्रोच किया कि आपका रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम आपको बुलाना चाहते हैं वापस। इन्होंने बोला नहीं मेरा पेपर चल रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन खैर ये आ गए। प्लीज वेलकम जाफेद पार्कर। शुक्र है इन्होंने कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, इन्होंने ये नहीं कहा कि पार्टी हो रही है। कैसे हैं आप? आई एम वेरी फाइन, थैंक यू वेरी मच। हाउ अबाउट यू ऑल? I'm good. How are you? Are you good? I'm fine. I'm fine. We are all fine. You tell me about yourself. Yes. मशीन गन क्यों चला रहे हो? बस थोड़ा वो पढ़ाई के जोन में है ना। पढ़ाई के और मैं जस्ट अभी एग्जाम्स, जैफिद क्या चल रहा है आजकल? एग्जाम्स, ऑफिस,
ऑफिस जी एग्जाम्स, ऑफिस, सिंगिंग, राइटिंग Writing. and what else? Banking, Reading, I do. direction, teaching. no like I'm doing office I was a teacher as well but अभी student You're को a teach नहीं teacher कर as रहा well? जी student Currently what's your age? हाँ 20. एग्जैक्टली 20. But how Mashallah. do you manage all of these things at one time? the thing is कि जब सर पे पड़ी है तो आपको करना पड़ता है क्या बात की आपने। Exactly. What subject do you teach? I was teaching a kid only he was in 6th standard और वो O levels का था तो सारे Tuitions. अच्छा जैफत, मुझे आपसे ये पूछना है, सिंगिंग तो खैर आप बहुत अच्छे करते हैं, तभी आप दूसरी से तीसरी बार आए हैं, ठीक है, लोग भी आपको पसंद करते हैं इसीलिए। बट आपने भी बताया, ये पहले इन्होंने नहीं बताया था, पहले हमें पता भी नहीं था कि ये जॉब कर रहे हैं और टीचिंग कर रहे हैं। हाँ आप जितने भी एज के बच्चों को पढ़ाते हैं वो आपको टीचर मानते हैं? ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है इस चीज में क्योंकि काफी बार वो बोलते हैं सर भाई तो चीज में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो Mix हो जाता है। बस वर्स्ट इज दैट क्या कोई अंकल बोल देता है वो। चलिए अच्छी हाँ, तो बात है। लगता है आपको इस एज में इश्यू हो रहा है अंकल का, आप इनको सोचे कि इनके छोटे छोटे बच्चे जब आंटीज कहते होंगे तो औरतों को कैसा लगता होगा? नहीं अभी तो मैं लगता भी नहीं तो अंकल बोले तो यूनुस, आपको भी छोटे छोटे बच्चे अंकल ही आई डोंट माइंड मगर अच्छी बात है कि अगर आपको रिस्पेक्ट मिलती है तो अच्छी बात है, चाहे वो अंकल बोले, भाई बोले या आई मीन सर बोले। तो मुझे एक बात बताएं, आपकी फैमिली में आई मीन फादर आई मीन है क्या, मतलब कैसे क्या सपोर्ट करते हैं आप? everything like father is the person who's making the bread for home अच्छा लेकिन आप मुझे एक चीज बताएं, आप सिंगिंग भी करते हैं और आप इंग्लिश के भी टीचर हैं, ठीक है? not just specifically English तो उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं। और आपकी खुद की एजुकेशन क्या है? I'm doing currently BScs as a student अभी मैं 3rd semester में enrolled होऊंगा। माशाल्लाह। मैं ये चीज सोच रही हूँ जब ये 40s की एज में जाएंगे तो कितना कुछ ये आई मीन अचीव कर चुके हैं यार। एग्जैक्टली एक्सपीरियंस हो चुका होगा। सारा क्रेडिट पेरेंट्स को अगेन। वेरी नाइस। नहीं, ये क्रेडिट आपको भी जाता है क्योंकि 20 साल के बच्चे जिनमें बेशक सिंगिंग का भी पावर होता है और शौक होता है, True. लेकिन वो अपने इस प्लेटफॉर्म की वजह से 10 और काम जो है वो छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि यही जुनून है। देखिए, आप मैनेज करें, यकीनन आप अपनी पॉकेट मनी भी निकालते होंगे ताकि आप अपने शौक को पूरा कर सकें, तो इसके लिए हैट्स ऑफ टू यू। वेरी नाइस। थैंक यू। एंड हैविंग सेड दैट, आजकल के जो बच्चे जो यूथ है ना, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर क्लियर उनको क्या अचीव करना है। वो हमारे जमाने के लोग थे कि हम ग्रेजुएशन में भी मट्टी खा रहे थे। 20 साल की उम्र में मुझे नहीं पता था कौन सा नेल कलर लगाना है। Yes, Okay, true. tell me what was your ambition इन सब में से, जो आप या अभी भी कुछ है जो आप चाहते हैं कि मैं डिस्कवर करूं या ये बनना चाहता हूं? मेरी लाइफ की एक फिलॉसफी, जैसे सबकी फिलॉसफी होती है लाइफ की, तो मेरी पर्सनल लाइफ की फिलॉसफी ये इट्स येट टू एक्सप्लोर मोर, ओह वाह 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 वाह। लाइक डोरा दी एक्सप्लोरर। यानी कि अच्छा आप लोगों की जो एज नेवर स्टॉप्स टू एक्सप्लोर, Exactly. आपकी कोई एज खत्म नहीं होती कि आप एक्सप्लोर करो। There's always room for improvement. आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। बिल्कुल। एग्जैक्टली, एज इज जस्ट अ नंबर, जो मैं हमेशा कहती हूँ। अच्छा, आप लोगों की इजाजत हो तो मैं एक सवाल कर लूँ, वो ये है कि आप जो है वो आपकी जो सिंगिंग थी जो मैं सुन रही थी उसमें एक एक अल्फाज आपने जो मतलब गाया वो बड़ा क्लियर था। अच्छा, और आप बोलते वक्त जो है वो आपका मतलब एक्सेंट बिल्कुल चेंज है, तो ये किस तरह से मैनेज, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है उनकी अगर ज़्यादा इंग्लिश बोलने की वजह से उनका जो उर्दू का तलफ़ुज़ होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। उसके बाद मैं तैनू को वगैरह मैं थैनू समझावा कि तो ये थोड़ा होने लगता है, तो इसको किस तरह मैनेज करते हैं? द थिंग इज कि जैसे बचपन में आप मुस्लिम्स को देखते हैं, जैसे आप तो उनको कुरान पढ़ाया जाता है। हमारे क्रिश्चियंस में काफ़ी एक चीज़ है कि वो हम लोगों की इंटरनल ग्रोथ को काफ़ी जो है आगे नहीं कंटिन्यू करने देते। कुछ लोगों के अपने शौक खराब हो जाते हैं। मैं इसमें शौक नहीं कह रहा, शौक क्यों कह रहा हूँ क्योंकि वो दिमाग के शौक होते हैं वो खराब हो जाते हैं। मुझे इंटरनल ग्रोथ, राइट? इंटरनल ग्रोथ, एग्जैक्टली। तो उसमें हम लोगों को काफ़ी, मुझे घर से हमेशा यही था कि आप पहले दीन को देखें फिर दुनिया पे भी आए। You should keep both things balanced. एग्जैक्टली। तो उसमें जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो इट्स इन उर्दू, तो हम उर्दू में पढ़ते हैं। हम एक एक तलफ़ुज़ पहले, लाइक मेरी बचपन से उर्दू यूँ अच्छी है कि सुनना पढ़ना हिसाब से, कुछ रीडिंग में भी और इम्प्रूवमेंट हुई, तो पढ़ते पढ़ते फिर उर्दू भी अच्छी हुई। वाह, वेरी नाइस। ऐसे ही इंसान, मुझे लगता है ऐसे ही यूथ जो है इंस्पायर करती Exactly. है, और आपको देखने वाले लोग जो है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे कि ये सिंगिंग भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, घर को भी मैनेज कर रहे हैं और इवन शो में टाइम भी दे रहे हैं। सना, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि ब्रेक का टाइम भी हो रहा है, हम आपका गाना भी सुनेंगे, बट आपने कहा कि एज इज जस्ट अ नंबर।
एज इज जस्ट अ नंबर फॉर ओल्डर वुमन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एज, हम अंकल की बात नहीं कर रहे वैसे यूनुस, अंकल की बात नहीं कर रहे। आप कब से अंकल आंटी का वो कर रहे हैं? आप सच्चाई बता दें कि यूनुस की भी शादी हुई है, यूनुस के 4, 5, 6, 12 बच्चे हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी गपशप में गपशप बाकी है। लेकिन यहाँ पर जो है वो हम इनका गाना सुनेंगे। जी, गाना सुनते सुनते ब्रेक पर चले जाइएगा। ओके, सो जस्ट बिफोर एंडिंग आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू थिंग्स कि जब मैं लास्ट टाइम शो में आया था तो यू जस्ट encouraged me very much more, not आपने भी बहुत encourage किया। नहीं, सच बोल दो, कोई बात नहीं। Like I just started my YouTube channel now. I'm singing on that as well. Congratulations. Thank you so much. और Cool. जैसे सबसे पहले इंटरव्यू में मैंने अपने बताया था कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। सेकंड में बताया मुझे यहाँ तक दोस्त लाने वाला कौन था। थर्ड विशाल। ओके। तो थर्ड आज मैं जिस इंसान को थैंक्स करना चाहूँगा आप लोगों के अलावा, वो है मेरे ट्रेनर। Unfortunately, I cannot tell the job कि जहाँ कौन से ऑफिस में है, but his name is Qasim Rizvi. कासिम रिजवी साहब के लिए तालियां। There is always a man behind you. Exactly. तो उन्होंने मुझे काफी encourage किया, उन्होंने support किया कि no, you should achieve what you always want. Very nice. So thanks to all of you and him as well. Thanks to you for coming on our platform. आप गाना गा लें, ठीक है, इससे पहले मैं एक और शादी कर लूं जी। Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato invasion. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Porti via, partigiano, che vi sento di morire. वेलकम बैक नाजरीन। आज मैं बात करूंगी कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जो है वो ऑटो लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो एक्सपेरिमेंट हुआ है। ऐसे पेशेंट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऐसे सर्जरीज नहीं होती थी, उनको बाहर भेजा जाता था, फिर उसके बाद ये सारी सर्जरीज होती थी। बट ये ऑटो लिवर ट्रांसप्लांट की अगर बात की जाए तो सुनने में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है। Okay. सुनने में क्यों डिफरेंट लग रहा है? जब ये इस चीज़ के ऊपर बात हो रही थी, अच्छा, ये जो टीम थी सबसे पहले टर्की गई, उसके बाद यूएस गई, उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद गई, इस्लामाबाद के बाद जो है वो उन्होंने प्रॉपरली इस चीज के ऊपर काम किया। लिवर ट्रांसप्लांट का जो बाकायदगी से जो बुनियाद थी वो 2015 में रखी गई। उसके बाद जो है इसके ऊपर काम करने के लिए सोचा गया और उसके बाद ये चीज उन्होंने माइंड में तय किया कि क्यों ना हम यहाँ पर पाकिस्तान में भी एक्सपेरिमेंट किया जाए और यहाँ पर भी चीजें जो हैं वो बनाई जाए और यहाँ पर भी जितने भी पेशेंट्स हैं वो हमसे सेहतियाब होकर यहीं पर ही रहें, क्योंकि गरीब लोग हैं वो बाहर नहीं जा सकते और वहां से फिर जो है वो मुश्किल है, बाहर एग्जैक्टली अफोर्ड नहीं कर पाते। मुझे ये बात बताएं, आप कह रही है ये लिवर ट्रांसप्लांट का तो मुझे पता है, ये ऑटो क्या मतलब? खुद ब खुद ऑटोमेटिक गाड़ी क्या मतलब? यूनुस, मैं आपको प्रॉपरली सारी डिटेल बताऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, जब ये इस चीज के ऊपर काम चल रहा था तो आपको पता है लॉकडाउन हो गया 2019 की अगर बात की जाए तो ये प्रोसेस ये पाकिस्तानी डॉक्टर्स की टीम है या बाहर की? जी पाकिस्तानी जो है वो डॉक्टर्स की टीम है। मैं बताती हूँ आपको, पाकिस्तानी टीम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टर्की और यूएस से जाकर इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की और उसके साथ साथ जो है फिर इस्लामाबाद की जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं जो बाहर से आए हुए हैं उनसे उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की 2 साल। 2 साल उन्होंने ट्रेनिंग लेने के बाद 2019 में कोविड आ गया। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना था, जब उनका पहला पेशेंट था तो कोविड-19 आ गया, तो वो सारी चीजें जो थी वो नहीं कर पाए क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए आपको बाहर से सारा सामान मंगवाना पड़ता है, सारी इक्विपमेंट्स और सारी चीजें जो है वो बाहर से आती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि इनका मोटो बहुत अच्छा है। उर्शिया ने बताया ना कि गरीब लोगों को जो बाहर नहीं जा सकते और अच्छे इलाज नहीं करवा सकते उनके लिए ये टीम काम कर रही है। My question is still the same. मैं जरूर बताऊंगी यूनुस, थोड़ा सब्र रखिए। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। जब आप देखेंगे ना कि पूरी डिटेल के साथ I'm on diet. Okay. नहीं तो वो शुगर फ्री भी मिलती हैं चीजें, तो आप वो खाएं। अच्छा, ऑलराइट, ऑटो लिवर ट्रांसप्लांट की मैं बात कर रही हूँ तो बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, बहुत कम लोगों में होता है। अच्छा, ये क्या केसेस होते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये केसेस जो होते हैं बॉडी के अंदर, आपके लिवर के अंदर होता है रसौली, शायद आप लोगों ने रसौली, ठीक है, ये आपके लिवर के अंदर होता है। पूरी वेन्स जो है वो जकड़ी होती हैं ये रसौली के इर्द गिर्द, जिससे आप देखें ना लिवर जो है वो आपको पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है, पूरा हार्ट के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर पूरा ब्लड जो है वो दे रहा होता है। अगर वही खराब हो जाएगा तो आप
डेफिनेटली आप बिस्तर पर आ जाएंगे, आपको किसी न किसी ट्रीटमेंट की आपको जरूरत होगी और आपको जो है वो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाएगी, कोई आपको लिवर जो है वो ट्रांसप्लांट कर दे। बट यहाँ पर एक ये सीन है, अगर रिसोली अगर आपके लिवर के अंदर है, मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताती हूँ, आपका लिवर है और बिल्कुल नॉर्मल है, डॉक्टर ने आपके पूरे टेस्ट कर लिए हैं, उसके बाद उन्होंने बताया कि जो आपका लिवर है नॉर्मल है और इसमें सिर्फ रिसोली की प्रॉब्लम है, उसको निकालना है आपको, ठीक है, वेन्स के अंदर से जो निकालना है। तो उसके अंदर जो प्रोसेस करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो ये ऑटो लिवर ट्रांसप्लांट है, ये कैसे होता है, लिवर को बाहर निकाला जाता है, उसके बाद रिसोली को निकाला जाता है बाहर, और उसके बाद शरियानें जो होती हैं वो डैमेज हो जाए तो उनको निकाल दिया जाता है और मसनूई जो है शरियानें उसके अंदर लगा दी जाती हैं और प्रॉपर्ली शेप बना के दोबारा उसके अंदर लगा दिया जाता है। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो ऑपरेशन होता है 11 घंटे का होता है। जितनी दफ़ा भी 28 पेशेंट्स के साथ उन्होंने किया, तो उन सब पूरी टीम ने बताया है कि ये 11 घंटे जो है वो लगते हैं, उसके बाद ये प्रॉपर एक जो है वो इंसान की जान सक्सेसफुल हुआ है। अच्छा यूनस, ये बहुत सारे फेसेस होते हैं इसलिए इतना टाइम लगता है। मैं आप लोगों को फेसेस भी बताती हूँ। लेट्स सपोज एक पहला फेस है, तो पहले फेस में लिवर को बाहर निकाला जाता है, दूसरे फेस में रिसोली को बाहर निकाला जाता है, तीसरे फेस में जो है वो शरियानें जो है वो उनको निकाला जाता है जो कि डैमेज हो चुकी होती हैं। फिर उसके बाद जो मसनूई शरियानें होती हैं उनको अटैच करके अंदर लगाया जाता है। तो ये काफी मेजर काफी मेजर ऑपरेशन होता है जिसकी वजह से ये पूरे 11 घंटे जो हैं वो लगता है। ओह गॉड। अच्छा, तो ये सबसे पहले तो खुशी की बात है कि पहला आप बता रहे हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। अगर हमारे अपने ही डॉक्टर्स कर रहे हैं और वो लोग जो लोग इस चीज़ के लिए स्पेशली, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी फैमिलीज जो इस तरह के जब मेजर कोई सीवियर ट्रीटमेंट होते हैं तो वो बाहर जाके लेते हैं, लेकिन अब ये अपने ही मुल्क में मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। बट इसके लिए जो है थोड़ा सा जिस तरीके से भी आप मजीद मुझे पता है गाइड करेंगे फर्दर देखने वालों को भी और हमें भी, कि ये जो एंड रिजल्ट है ये 100% सेफ एंड सिक्योर हो। एग्जैक्टली अनम, माशाल्लाह 28 पेशेंट्स जो हैं वो सेहतियाब हुए हैं। और वही बात है कि ये बहुत ज़्यादा रेयर केसेस होते हैं कि रिसोली वाला जो सिस्टम अगर आपकी लिवर के अंदर है और उसको निकालना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है और डॉक्टर्स के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए ये कोई एक डॉक्टर या 2 डॉक्टर या 5 डॉक्टर्स, ये पूरी जो 40 की टीम है डॉक्टर्स की, उसमें आप समझ लें ब्लड बैंक भी आ जाता है। ओवरऑल जितने भी इस चीज़ से कनेक्टेड चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर एक टीम बनती है, उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन होता है। जाहिर सी बात है उर्शिया, क्योंकि आपका जिगर आपके जिस्म में बहुत मेन है, क्योंकि जिगर कहते हैं ना, अक्सर कहते हैं जिगर की खराबी, क्योंकि जिगर की वजह से ही लोगों की बाकी भी बॉडी में जो अलग अलग डिजीज होना स्टार्ट करते हैं। और आपने बताया ना कि जिगर को निकाल के रसोली होना ही सबसे बड़ी बीमारी है, खुदा ना करे, लेकिन ये ऐसी बीमारी है कि जिसमें आप कोई भी चीज खा नहीं सकते, आप सेहत याब, मतलब आप नॉर्मल लाइफ नॉर्मल लोगों की तरह फील ही नहीं कर सकते, आप वेट भी नहीं उठा सकते, बहुत सारे मसले मसाइल आपको जिगर की खराबी की वजह से होता है। और खुदा ना करे एक टाइम ऐसा आता है, यहाँ पे पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, अगर उर्शिया बता रही है ये टीम काम करे, पाकिस्तान में यहाँ पे बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर इतना अच्छा जिगर को लेकर, लिवर को लेकर इलाज होता है, और अगर है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे बहुत महंगा इलाज होता है। खैर इमरान खान साहब ने हेल्थ कार्ड तो दे दिया है, अगर ये टीम काम करे तो दिस इज सच अ बिग थिंग, क्योंकि हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मतलब ये सारी चीजें सोचना, मोटो सोचना, बड़ा कुछ करना ही, क्योंकि इससे पाकिस्तान का और जो इमेज है वो अच्छा जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं, वो ये है, देखिए सबसे पहले तो जिगर जो है वो बहुत ही बड़ी, आपके, मैं कहूँगी कि आपके दिल तक खून पहुंचाने का जरिया जिगर है, ठीक है। तो इसमें रसोली होना, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जिगर जो है वो अब ठीक तरह से शफाफ खून जो है वो आपके दिमाग और दिल तक नहीं पहुंचा रहा, जिसकी वजह से आप जो है वो मफलूज होने लगते हैं आराम से। इसके बाद जिगर की मुख्तलिफ बीमारी आती है, लेकिन लोग जो बहुत ज़्यादा बीमारी इग्नोर करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जिगर पे एक बहुत ईजी सा वर्ड होता है जिसे कहते हैं फैट। आपको पता है फैट किसी भी चीज़ के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर जिगर पे चर्बी चढ़ जाए आपकी, नहीं चर्बी बकायदा से, आप जो भी, आप जितनी भी मेरी बहनें हैं या मेरे भाई हैं वो खा रहे होते जंक फूड, उनको नहीं पता चलता, लेकिन उनके जिगर पे जो है वो चर्बी चढ़ जाए। जब आपके जिगर में चर्बी चढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि किसी भी बीमारी का आगाज अब वहां से होगा, क्योंकि आपके जिगर पे चर्बी है। तो काइंडली प्लीज, आपको जब आप देखें ना कि पहली स्टेज पर ही आपके जिगर पर जो है वो खराब, क्योंकि जिगर पर चर्बी इट्स
नॉट ईजी। तो अगर आप देखें कि आपका जिगर जो है वो यहीं से मुतासिर होने लगा है, तो आप वहीं से जो है वो उसको स्पेशल लुक आफ्टर करना शुरू कर दें। आप जाएं डॉक्टर के पास और जाकर जो है वो इसका ट्रीटमेंट कराएं, ठीक हो जाता है। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये जो रसोली है उसका भी ट्रीटमेंट जो है वो मेडिसिन से हल हो सकता है। हो सकता है, ये मैंने जैसे बताया ना आपको कि काफी रेयर केसेस होते हैं जिनका आई मीन कोई इलाज ही नहीं होता, इनका यही होता है कि होम्योपैथ में आई थिंक इसका इलाज है मुमकिन, जितना मुझे लगता है। तब तक से ना बंदा ऊपर पहुंच जाए, अगर इतना स्लो प्रोसेस होता है। हाँ, लेकिन अगर स्टार्ट से आप स्टार्ट करें तो मेरे ख्याल से इतना कोई मुश्किल नहीं होता। नहीं, आई जस्ट वांट टू से कि देखें, आप जिगर की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, कराची में अराउंड 60 to 70% लोगों के जिगर ने धोखा दिया। जी 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 जी, मैं बताता हूँ बिल्कुल, कैसे। I get it। नहीं, मैं बता दूं कैसे, क्योंकि हम हर दूसरे बंदे को बोलते हैं कराची वाले, जानी तू मेरा जिगर है, और वो फिर बाद में धोखेबाज निकलता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। I knew this। अच्छा, आई एम सॉरी बट उर्शिया, आप जिगर का टॉपिक लाई हैं, मुझे वो डॉक्टर याद आ गए जो लोगों के जिगरों पे अपने नाम लिखते थे, तो वो भी बड़ा धोखा देते थे। तो कहीं ये उन वाली टेक्निकल डिपार्ट से ना उनका कोलैबोरेशन हुआ। आई जस्ट होप। बट ऑन अ सीरियस नोट आई वांट टू से कि देखें, जो ये लिवर कैंसर हो रहा है बहुत सारे लोगों को, दैट इज द ओनली कॉज इज द ड्रिंकिंग वाटर। जो पानी है, मेरे ख्याल से गंदा पानी की वजह से, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, स्पेशली कराची की, हर 5 बंदों में से किसी एक बंदे को लिवर कैंसर हो रहा है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हमारा पानी साफ नहीं है। पानी बहुत है, माफियाज भी हैं, बट साफ पीने के लिए पानी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनुस। बस ब्रेक का टाइम हो गया, मैं ये बोल दूं कि वी होप कि एटलीस्ट कराची को पानी तो मिल जाए साफ, कि लोग पी सकें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और यहाँ पे हम ब्रेक से आ चुके हैं वापस। लेकिन इस वक्त हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, विच इज टू द वॉइस नोट, हमें उसकी जानिब जाना है और हमें ये देखना है कि आज वॉइस नोट पे कौन है, कहाँ से है और क्या कह रहे हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं वॉइस नोट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकबाल है। मेरा ताल्लुक जो है वो दूध मंडी से है, और मैं जो है वो रोज़ाना जो है वो दूध जो है वो प्रोवाइड करता हूँ लोगों को मार्केट में। देखिए, लोग हमसे कहते हैं कि जी मिलावट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं ये कहता हूँ, मानता हूँ कि वाकई मिलावट होती है। मुझे सिर्फ ये है कि हम तो चलें फिर भी पानी मिलाते हैं। मुझे शिकवा ये है कि जो लोग खुराकों को जाली बनाते हैं, जो आप लोगों को खिलाते हैं, नकली जो खाने आ रहे हैं, बगैर जो देसी जो एक चीज़ होती है वो तो नहीं आ रही। ब्रायलर मुर्गी को अगर आप मिसाल ले लें, या कोई भी चीज़ जो आप खा रहे हैं जो इस वक्त ऑर्गेनिक नहीं है और जो आपकी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, बट मैंने तो अपने खुद से तो अहद लिया है कि मैंने कोई मिलावट नहीं करनी सिवाय पानी के। तो जो आप जो दूसरे लोग हैं, क्या वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि आप लोगों तक कोई अच्छी चीज़ें खुराकें पहुँचाए, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अंडे तक प्लास्टिक के आ रहे हैं, चावल भी प्लास्टिक के आ रहे हैं, जो कि आप बड़े मज़े लेके खाते हैं। तो ज़रा उसके लिए भी प्लीज़ बात करें। ये सारे जो है ना, ये गवाल मंडी के दूध वालों के ऊपर जो लोग आ गए हैं कि जी आप पानी मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और पानी तो दूध में ही मिला रहे हैं ना। तो प्लीज़ ज़रा इस पर बात कीजिएगा। शुक्रिया। लवली। मिलावट तो आजकल हर चीज में ही हो रही है, और अगर थोड़ी सी मिलावट कर दी जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एज जस्ट ही साइड के पानी में मिला रहा हूँ, पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, जिगर आपका बहुत अच्छा रहता है, खून अच्छा बनता है। तो वो तो फिर लस्सी बन जाएगी, मतलब वो कच्ची लस्सी बन जाएगी, मतलब पानी मिला देंगे, रॉ पिए या पानी की मिलावट वाला पिए, अंदर जाके उसने सब लस्सी बनना है। एक और ये भी चीज है ना कि देखें कितने अच्छे इंसान है, दूध को पानी से साफ कर रहे हैं, तो साफ दूध मिल रहा है हमको। अगर साफ पानी डाल रहे हैं तो वाकई बहुत अच्छे इंसान है, और अगर गंदा पानी डाल रहे हैं तो हम सबका जिगर खराब होगा। लेकिन उनका जो सवाल था कि और भी चीजें मिलावट, अक्सर हम भी देखते हैं कि हम कोई फ्रूट्स लेने जाएं या सब्जी लेने जाएं, मतलब मैं देखिए किसको पॉइंट नहीं करी, पर बहुत गली सड़ी सब्जी होती है, और आप अच्छी दुकान पे जाओ तो पैकेट, अनम आप मेरी पॉइंट एग्जैक्टली, तो पैकेट है और उसकी कीमतें क्या होती है, जो रेडी वाली सब्जी या छोटी शॉप्स वाली सब्जी होती है या फ्रूट्स होते हैं, उनकी कीमतें बहुत कम होते हैं, मानते हैं हम, क्योंकि रेट्स यहाँ पे आपके एरिया के हिसाब से भी रेट्स लगते हैं कि डिफेंस है तो दूसरा एरिया, उस हिसाब से भी लोग रेट्स लगाते हैं। लेकिन बात तो सारी वो आई ना कि अच्छी चीज आपको अच्छी शॉप्स में मिलेंगी जो ऑलरेडी एक नामवर माइंडसेट गलत है। एग्जैक्टली तो ये माइंडसेट गलत है ना कि अच्छी शॉप्स में आप जाओगे, वहां पे अच्छी सी पैकिंग होगी और कुछ फ्रूट्स पड़े होंगे और उसका ये कि ये 500 का 600 का लोग लेते हैं। भी अच्छे होंगे,
मैं एक चीज बताऊं, मुझे बहुत देर से बहुत ज्यादा हंसी आ रही है और मैं कंट्रोल करके बैठी हूँ। उसका रीजन ये है कि कल ही अम्मी ने गाजर का हलवा बनाया। जब बैठे गाजर को पानी में डाला, गाजर का कलर उतर गया। अब ये देखिए कि गाजर को भी नहीं छोड़ा। हम मतलब आप गाजर क्यों खाते हैं सर्दियों में? ताकि आपको ग़िज़ा मिले, आपका खून बढ़े, आपका जिगर ठीक हो। लेकिन यहाँ तो गाजर भी लाल नहीं, तो फिर वो कलर क्या निकला? एक्चुअली कलर लाल निकलता है ना। तो आपको पता है इंजेक्शन लगते हैं जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना। मैं यही पूछूंगी कलर क्या निकला? लाल सारा कलर हट गया तो गाजर क्या निकला? ओरिजिनल कलर क्या था? क्या था? फीका सा हल्का सा हरा सा कलर निकला। अगर आप उसको दोबारा धोती ना तो वो जो हरा कलर था ना वो भी निकल जाता। राइट। लेकिन यूनस, ये जो इकबाल साहब बात कर रहे हैं, लेकिन वो माइंडसेट आपको बदलना होगा कि जो ये कि आप गरीबों को खिला दो, जो सब्जियां ऐसी ख़राब सब्जियां या ऐसे फ्रूट्स हैं जो ख़राब है, वो गरीबों को खिला दो, वो अफोर्ड कर सकते हैं। अमीरों को आपने अच्छी पैकिंग के साथ अच्छे धोते नहीं है ना खुद, असल में उनको पता भी नहीं चलता, खुद धोते भी नहीं है। तो ये तो हम हंसी मजाक में ले रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा सीरियस बात और एक ऐसा मैसेज दिया है कि जो एक हमारे माशरे की तल हकीकत हम कह सकते हैं कि हर चीज में इंसान मिलावट कर रहा है और हर मिलावट करने वाले को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो तो थोड़ी सी कर रहा हूँ या मेरी तरफ से जो मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली। लेकिन देखा जाए तो ये किसी आप एक तरीके से अगले को जो भी चीज दे रहे हो तो उससे उसकी सेहत अफेक्ट हो रही है और कहीं ना कहीं अगर वो बीमार हो रहे हैं, उसके जिगर में मसला आ रहे हैं, तो जिम्मेदार आपका है, उसमें कंट्रीब्यूशन बराबर के हिस्सेदार है आप। तो आप लोगों को तनकीद करने से, हम बार बार ये बात शो में भी करते हैं कि आपकी तरफ से जितना आपका हिस्सा बन सकता है ना आप वो करें। अगर एक भी इंसान शुरू करेगा तो ये, अगर हम बाहर के उसमें जाएं, बाहर के मालिक में, तो इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती है, काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। बट यहाँ पे चीज़ों को फॉलो अप कोई भी नहीं लेता। जो जिस हाल में गंदी चीज़ें हैं वही आ रही है, धुल के नहीं आ रही। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कुछ भी गंदा ले लें तो वो जो भी मिलावट तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन गंदगी जो पकती है जब वो चूल्हे पे आती है तो स्टेराइल हो जाता है। वो देखें, दूध हो सकता है स्टेराइल, सब्जी भी हो सकती है, बट अगर आप मिलावट करें किसी चीज़ में, जो जैसे कि हमें बहुत वक्त पहले आपने सुना था गंदा सा गोश्त के नाम पे कोई और चीज़ खिलाई जाती है, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए तो हमारे पास कोई भी प्रिकॉशंस नहीं है ना, हम क्या करेंगे? तो लेकिन ये जो कर रहे हैं इनके दिलों में कोई एहसास नहीं है। दे डोंट हैव हार्ट, दे आर हार्टलेस पीपल। और आई नो फ्यू पीपल, क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले, उनकी फार्म्स हैं, वो सब्जियां उगाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छी सब्जियां तो हम अच्छे दामों में बाहर बेच देते हैं। तो आप अपने लोगों को क्या खिला रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक मिनट का ना, हम सॉरी कटिंग, एक यही मसला है कि वो यही कहते हैं कि यहाँ पे लोग लेते नहीं है। लेने वाली जो अवाम है वो सस्ती नॉर्मल चीज को प्रेफर करती है, तो हम भी क्यों रखे महंगे वाली? वो महंगे वाली वहां देते हैं जो तबका, जो क्लास अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी इज पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। ना वही बात है कि बार्गेनिंग जो है वो एक सिस्टम बन गया, एक ट्रेंड बन गया है कि हमारे लोगों का भी, कि जैसे हमने किसी शॉप पर गए हैं या किसी ठेले पर गए हैं तो वो बार्गेनिंग करनी लाजमी है, चाहे वो अच्छी है, बुरी है, कुछ भी चीज़ है उसके ऊपर बार्गेनिंग करनी है। तो इसीलिए ठेले वाले भी जो होते हैं, जो शॉपकीपर्स भी होते हैं, वो कहते हैं कि हमने अच्छी रखनी है, बुरी रखनी है, बार्गेनिंग तो उन्होंने करनी है। और वही बात है, पहले की दौर की अगर बात की जाए तो घर कच्चे थे मगर दिल सच्चे थे। आज की दौर की बात की जाए तो मकान पक्के हैं, दिल कच्चे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात किया आपने। मैं ये बता दूं कि देखें, अभी भी ये जो ज़्यादा मिलावट का सीन है ना, ये शहरों में, सिटीज़ में। आप गांव तो जाएं, आप किसी विलेज एरिया में जाएं, वहाँ पे क्योंकि सब एक छोटी सी कम्युनिटी है, कोई भी मिलावट करेगा तो वो कम्युनिटी से बाहर भी हो जाएगा। तो मतलब इतना वो है। हमारा अगर कराची की बात करते हैं, यहाँ हमें देसी घी भी देसी नहीं है हमारे पास, हमारे पास शहद भी शहद नहीं है। अगर आप गांव या किसी ऐसे एरिया में जाके शहद खाएं तो आप कहेंगे जिंदगी में मैंने कभी नहीं खाया। और वहाँ की शहर के लोगों की बात कर रहा हूँ। और वहाँ की रोटी यूनस अगर आप खाएंगे ना तो आप दिन में बहुत जल्दी आप हजम कर लेंगे। यहाँ की रोटी अगर पानी का भी, और मुझे लगता है वहाँ की खाने की लज्जत और वो चीजें बहुत ज्यादा मिलावट नहीं है ना, इसलिए ग़िज़ायत उनकी प्योर है। देखें, जो एक एयर में पोल्यूशन है ना, मिलावट तो हमारे एयर में भी है। यहाँ पे कितने आप कार्बन डाइऑक्साइड भी सूंघ रहे हैं, आप कार्बन मोनोऑक्साइड भी सूंघ रहे हैं, गाड़ियों से निकल रही हैं, आप क्या क्या कर रहे हैं। हम ये शहर वाले जो हैं, ये हम इतने पक्के हो गए। एक और चीज बता दूं मैं आपको शहर वालों की, कि आप जाएंगे ना, आपको वो चीज अच्छी हजम भी नहीं होगी। आपकी बॉडी इम्यून होगी कचरा खाने में, आपको साफ सुथरी चीज मिलेगी खाने को, आप बोलोगे आपका पेट वो वेल करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी कुछ दिनों तक होगा, फिर उसके बाद एक्सेप्टेबल हो जाती है। मगर अगर यहाँ की बात की जाए तो स्टमक इतने डिस्टर्ब रहते हैं। आप कुछ भी खा लें, थोड़ी सा भी आप ब्रेड या पराठा खा लें तो उसके बाद आप लोगों के स्टमक इतने हैवी हो जाते हैं। वहाँ की बात की जाए तो पराठे भी खा लें, कुछ भी खा लें, वो आपकी
आपकी जो है स्टमक बहुत ज्यादा परफेक्ट पराठे आपके गाल पे दिख रहे हैं हमें। और जो भी लोग ये समझते हैं कि हम मुंह के ऊपर की चीजें लगा लें, महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स ले लें, ट्रस्ट में आपको इतना खर्चा करने की जरूरत जो ऊपर करें, अगर आप अपनी ग़िज़ा को अच्छा कर लें, आप इंटरनली पैसा लगाएं, मतलब खाएंगे अच्छा, तो वो जो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होगा और जो बॉडी होगा ना वो अलग ही ग्लो होगी। और वो आप करते रहे, साल साल रगड़ते रहे, वो नहीं आएगा रिजल्ट जो आप अगर अच्छा खा लेंगे तो आ जाएगा। हकीकत बात है, लेकिन खाएंगे तभी अच्छा जब लोग देंगे अच्छा। मेन चीज जो यहाँ पर है, वेरी क्विकली मैं बताऊं कि सबसे बड़ी चीज, आप शहद देखें, शहद को कैसे बनाया जाता है। अगर आप कभी छापा मारे किसी जगह पर तो आपको पता चलेगा कि चीनी जो है, चीनी सीरियसली चीनी को जमीन पे फेंक दिया जाता है और उससे शहद जो है वो मक्खियां बना रही होती है। पूरा प्रोसेस है भाई, बहुत मुश्किल ये प्रोसेस है जो मक्खियों से करवा रहे हैं। फिर इसके बाद सब्जियों को देखें, गंदे पानी में सब्जियां उग रही होती हैं और हम जैसे सब्जियां खाने वाले वो सब्जियां खा रहे होते हैं। आप गोश्त देखें क्या कर रहे होते हैं, जल्दी जानवर को बड़ा करने के लिए उनको मेडिसिन लगा रहे होते हैं। उसके बाद आप सब्जियों पे आ जाएं, ये जो फ्रूट्स हैं उन पर आ जाए, लाल पीला नीला हरा पता नहीं क्या क्या करने के लिए उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, मीठा कर देते हैं उसको। ये अच्छा, ये क्यों हो रहा है? ये आपकी वजह से हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैं हमेशा जब भी मैं कोई बात करती हूँ आवाम को हमेशा मैं कसूरवार कहती हूँ। उसका रीजन ये है कि आप लोग एक्शन नहीं लेते। आप लोग जो है वो, मैं हमेशा कहती हूँ 2 रुपए कम बचाने के लिए आप लोग जो है वो चीज ले लेते हैं लेकिन आवाज नहीं उठाते। ठीक है मेरे भाई बहनों, आपने 2 रुपए बचाने, आप 2 रुपए भी बचाए, लेकिन एटलीस्ट आवाज तो उठाएं। आप देखें क्या पता कोई शुगर का पेशेंट है जिसको वो चीज ममनू है लेकिन फिर भी उसको खानी है। अच्छा, एक फ्रूट में आपको पता है वो ज्यादा मीठा नहीं होता, उसकी एक नेचुरल ग़िज़ायत भी होती है, लेकिन एक शुगर के पेशेंट को या किसी बीमार को वो फ्रूट भी खिलाना है। अब उसमें तो आपने 2-3 इंजेक्शन लगा के उसको मजीद खराब कर दिया। अब आप उसको ये चीज फ्रूट जो है वो सेहत देने के लिए आप खिला रहे हैं, वो जब वो खाएगा तो वो और मजीद बीमार होगा। तो इसमें सिर्फ आप कसूरवार है क्योंकि आपको ये लगता है कि ये किसी और का मैटर है, सानों की, क्योंकि ये जब सानों की आ जाता है ना, सो सीरियसली इसमें खुद गर्जी भी आपकी है। सना आवाम सो रही है, इनको सोने दें। लोगों के ज़मीर भी सो रहे हैं। वाह, क्या ही बात है। ब्रेक का टाइम हो गया है तो इससे पहले हम सो जाएं, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जो है वो आज हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको पता है कि बहुत सारी सही चीज़ें होती है लेकिन उनको ख़राब कर दिया जाता है। तो लोगों ने गोश्त को भी नहीं छोड़ा, लोगों ने गोश्त को भी ख़राब किया, सब्जियों को भी ख़राब किया, हर चीज़ को ख़राब कर लिया। लेकिन अब जो अनम हमारे लिए टॉपिक लेकर आई है वो शायद आपके दिमाग को ख़राब नहीं करेगा और मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके दिमाग की बढ़ा देगा। जी अनम, क्या खबर है आपके पास? थैंक यू सना कादिर जी। मेरे पास आज जो न्यूज़ है, देखिए जहाँ पे हम बात करते हैं कि इतनी गंदगी है और इतनी मिलावट है, वहाँ पे एक इस दुनिया में एक ऐसी क्रिएचर भी है, मतलब कि गाय, जिसको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल में पाला जाता है और इतनी तो शायद यहाँ पे बच्चों की देखभाल नहीं की जाती जितनी इस गाय की जाती है। मैं आपको बताऊंगी कि उनके जो है, इस गाय का ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है? एग्जैक्टली, ये अमेरिकन गाय तो नहीं है जी। ओह माय गॉड, बट ये कोई सियासतदान नहीं है। ये एक ऐसी गाय है कि जो बहुत ही, एक होता है ना बड़ी सोफिस्टिकेटेड रॉयल ब्रीड होती है, तो जी ये ऐसी गाय है और इनकी जो है ना क्रॉस ब्रीड करवा के ये खास किस्म की नस्ल गाय की तैयार की जाती है। जापानीज में हम गाय को बोलेंगे वेग्यू। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज वेग्यू। अब बात मैं करूंगी खाने पीने की, वेग्यू स्टेक की। स्टेक आई एम श्योर आप सबने खाया होगा। तो वेग्यू को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज में खाया जाता है तो वो स्टेक की सूरत में खाया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में और यूरोप साइड में जो है बहुत ज़्यादा मकबूल है ये वेग्यू स्टेक। अगर मैं पिक्चर्स भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप इसका गोश्त देखिए, ये इस कदर पिंक है, आप इसको जैसे ही मुंह में रखेंगे तो एकदम ये घुल जाएगा, मतलब विद इन सेकेंड ये मेल्ट हो जाएगा। यहाँ के स्टेक्स तो हमें यहाँ के स्टेक्स पे बाकायदा स्ट्रगल करनी पड़ती है, चबाना पड़ता है। स्टेक का मकसद ही है कि टेंडर हो, Exactly. इतना आपके पास हो कि हाथ में आए तो यूं पिघल जाए, तो फोर्क से नाइफ से प्रॉपर यूं करना पड़ेगा। Exactly. और अक्सर लोगों के छुरी कांटे चम्मच उड़ के दूसरों के मुंह में जाता है, इतना हार्ड होता है। तो अब मैं आपको बताऊं कि इसको खिलाया क्या जाता है। इनकी जो डाइट है वो इतनी महंगी डाइट है कि वो वहाँ के, मतलब जैसे कि आम इंसान जो है इतना अपनी डाइट पे फोकस नहीं करते जितना इनकी डाइट पे ध्यान दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, इनको कभी भी पट्टा नहीं बांधा जाता है इनको, इन गायों, क्योंकि देखें एक बात बताऊं मैं आपको, इंसान
इंसान को भी और गाय को भी, गाय को नहीं मतलब किसी भी क्रिएचर को आप जितना जो है उसको प्यार से रखेंगे ना, उसकी चीज, उसके गोश्त में या उसके जो है बिहेवियर में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में वो चीजें आती हैं। तो उनको खिलाया क्या जाता है, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो उनको कभी भी बांधा नहीं जाता, सिर्फ उनको जब खाने के लिए जहाँ पे लेके जाया जाता है वहाँ उनको ब्लॉकेज किया जाता है और आगे उनके जो उनको फीड किया जाता है। अब इनको जो खिलाया जाता है, जो मवेशी, इनकी डाइट बड़ी आम डाइट नहीं है, ये बड़ी खास डाइट है। अच्छा, इनको जो खिलाया जाता है, अब आप सुनिएगा इनको क्या क्या खिलाया जाता है। इनको खिलाया जाता है चावल का छिलका, चने की दाल, गेहूं, और इनको डाइट में जैतून का तेल दिया जाता है। ये क्योंकि, और ये सब क्यों दिया जाता है, क्योंकि इनके अंदर ऐसे जी जी बिल्कुल, आप, मुझे भी ऐसे ही मेरे रिएक्शंस आ रहे थे और मुझे ये बड़ी एक डिफरेंट चीज लगी। मुझे लगा शेयर करना चाहिए आप सबके साथ कि दुनिया में ऐसा भी स्टेक है और ऐसी वो गाय को तैयार कैसे किया जाता है। तो इसलिए मैं आप सबके साथ ये डिटेल्स शेयर करेंगे। क्वाइट इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वही तो बात गाय से जेलसी हो रही है। ये पाकिस्तानी आवाम को इतना अच्छा नहीं आप रिस्पांस मिल रहा, मैं आपको बताऊं, जितना उस गाय को मिल रहा है। पूरा एक जो है वो थाल बनाई जाती है और वो पेश की, बहुत लग्जरी आइटम का प्लेटर है। आई स्वेयर उर्शिया, इट्स अ प्लेटर फॉर देम, जो कि आम इंसान तो सोचे बिना क्या आप वो खा सकते हैं। स्पेशली हमारे यहाँ की जो है आजकल सूरत हाल चल रही है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये इसकी जब डाइट इतनी सोफिस्टिकेटेड है तो ये एक्सपेंसिव भी बहुत होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये नॉर्मल लोगों की रेंज में भी नहीं है। ये मतलब मैं आपको बताती हूँ कितने डॉलर्स में बिकता है बाहर की रेस्टोरेंट्स में। ये आला दर्जे का स्टेक होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बट इसकी जो स्टेक है वो $200 फी पाउंड में फरोख्त होता है। और इसके अलावा जो अगर आप इसको लेंगे, ये तो मैं आपको बता रही हूँ गोश्त अगर आप लेंगे, अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे बैठे हैं और आपने ये ऑर्डर कर दिया है तो आपकी जेब में $300 तो होना चाहिए, उससे नीचे आपको ये नहीं मिलेगा। $300 में पता है क्या होगा, वो स्टेक लेकर आएगा, सूंघे चले जी। ये देखिए आप अपने स्क्रीन पे देखें, आपको पता चले जो आपका तजस्सुस है वो मैं ब्रेक करूंगी। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। हम ब्रेक के बाद मंगवाएंगे। कैन वी अफोर्ड इट? पूरी सैलरी चली जाएगी। अच्छा, ये जो ओरिजिनली इस जो नस्ल है, मतलब ये जो क्रॉस ब्रीड करवाई गई, ये बेसिकली जापान ने की है खुद, लेकिन अभी जो है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाकी के जो मुल्क थे जैसे कि कनाडा हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ये बाहर से इंपोर्ट करते थे तो उनको वो पड़ रहा था महंगा। तो उन्होंने क्या किया कि अब ये गाय ली है और बाकायदा अपने ही मुल्क में और अपने रेस्टोरेंट्स में खुद ये बना के फरोख्त करना शुरू किया, बिकॉज ये इतनी महंगी है तो उनको जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी। तो वो खुद भी तो कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सना, कि इस गाय की बाकायदा ऑक्शन होती है, बोली लगती है इन पे। ये ऐसे नहीं बिकती कि कोई आया कि मुझे आपकी गाय पसंद है आप मुझे दे दें, नहीं, इनकी बाकायदा पूरा एक वो है ना, इनका फंक्शन होता है, एक इवेंट रखा जाता है, उनमें इनकी ऑक्शन लगती है और ये अपने इलाकों के नाम से बिकती है कि ये गाय यहाँ की है जी। ये हमारे भी ऐसे ही बिकती है, मंडी का बकरा, मंडी का बकरा, ऐसे ही बिक रहा है। बट खिलाया क्या जाता है? बकरे बेच चुकी सरा। गाय नहीं, मुझे तो प्रिंस लग रहा है। प्रिंसेस है कोई और किसी जगह की। अनम, एक आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आप ये जो स्टेक है, इसका बीफ स्टेक है, आप हमें कब खिला रही हैं? मैं बेसिकली आपको बताऊं कि यूनिस ये जो है बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे अपने 5-6 चेक इकट्ठे करने पड़ेंगे अपने डायरेक्टर साहब को। ना आप ये जवाब दें कि ऑर्डर मैं कर दूंगी, पैसे आप दे दीजिएगा। नहीं, मैं बहुत उर्शिया के लिए पाकिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाजे, मैं आपको खिला दूंगी अगर वीजा मिल जाता है तो। जो बाकी की गाय हैं, इनका गोश्त जो है वो मीट काफी एक्सपेंसिव है, अराउंड 70% एज कंपेरेटिवली टू नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी काउस। तो अच्छा अनम, एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, वो इसलिए आपसे पूछना चाह रही हूँ क्योंकि आप बेहतर एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। मुझे ये बताएं कि गांव के अंदर अगर आप देखें तो गांव में भी आपको पता होगा कि वो मक्खन खिला रहे होते हैं और जितने भी नट्स हैं वो गाय को खिला रहे होते हैं और बहुत सारी दीगर चीजें मतलब खिला रहे होते हैं और वो बच्चों की तरह पाल भी रहे होते हैं। सो वो भी तो हमारे पास ऐसे, अब इतनी मेहनत से वहां जाने की क्या जरूरत है, हम भी तो ऐसा ही गोश्त मैं बताती हूँ। हमारे यहाँ पे गाँव में होता कैसा ना कि काउस को किस तरीके से रखा जाता है, उन्हें बांध कर रखा जाता है हमेशा। तो आपने एक रस्सी के साथ उनका गला बंधा हुआ देखा होता है, ठीक है। वहाँ की गाय कभी भी उनको ना गार्डन में लेके जाया जाता है, प्रॉपर वॉक पे उनको खुली सड़कों पे छोड़ा जाता है, मतलब जो भी उनके रोड है। कभी भी उनको बांधा तो जिंदगी में तस्वुर ही नहीं कि आपने इस बैल को बांध दिया। फिर उनके लिए ऐसा स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि ये खुश रहे और ये, क्योंकि देखिए आप मुझे काटे
मैं जो खाऊंगी मेरा खून वैसा निकलेगा। मैं गंदबला खा रही हूँ जंक फूड तो मेरा खून अलग होगा। अगर मैं प्रॉपर रॉ फूड वेजिटेबल सब खा रही हूँ तो मेरे खून का कलर इंटेंसिटी वो सब अलग होगा। तो इसलिए इसका आपने पिक्चर में देखा, दिस इज एक्सट्रीमली पिंक, और आप अपना गोश्त देखें, ये आप देखें कंपैरिजन देखें स्क्रीन्स पे। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जब इनको इस तरीके का माहौल मिलता है, इस तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है, तो इसके बाद ही ऐसा गोश्त मिलता है। और ये क्यों मिलता है? ताकि ये फैटी एसिड्स प्रोड्यूस कर सके। और हाइजीन का भी इसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल 10 गायें आपने साथ बांध दी, ठीक है, आप उनके हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे। अगर अनम बता रही है इनका गोश्त इतना एक्सपेंसिव है, तो डेफिनेटली उनको पैम्परिंग तो किया जा रहा है, पर उनकी हाइजीन को भी एक नेक्स्ट लेवल वो वाली बात है ना कि एक अलग तरीके से जो है देखा जाता होगा। तो पैम्परिंग जो है ना बहुत जरूरी, मुझे लगता है कि शायद माइट भी इसीलिए इतना एक्सपेंसिव है। दिस इज अ स्मॉल डेमो फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए, हम जो स्टेक खाते हैं, फिर आप बोलेगा फिर ब्रेक का भी वक्त हो रहा है, हम यूं करके ना समझ लें ये स्टेक का प्लेटर है, ये मेरी छुरी है, हम यूं करके काट रहे होते हैं, ठीक है। ये वाला जो गोश्त है, छुरी रखी, इट गोज डीपली डाउन इनसाइड, ये इतना सॉफ्ट होता है, इमेजिन। तो इसलिए मैंने बोला मुंह में घुलते साथ मेल्ट। इसको जो गिज़ा है वो फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करती है जो इसको इतना लज्जत भरा बनाता है। आई जस्ट वांट टू से, अनम बहुत अच्छी बात की आपने, इमेजिनेशन में चला गया, मैं तो खा भी रहा था। Seriously, I'm starving. वहाँ पे जो पैम्पर करके काओ को खाते हैं, हम तो बगैर पैम्पर वाली काओ को खा लेते हैं। तो ये भी हमें भी थोड़ा सा क्रेडिट चाहिए पाकिस्तानी अवाम को। तो ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं एक हाइजीन वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी जो है अनम ने बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर की। पहले तो मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ कि हमारी गपशप में इतनी इंटरेस्टिंग न्यूज़ और इतनी अवेयरनेस और इंटरटेनिंग न्यूज़ सुनने को मिलती है। इसीलिए हम कहेंगे कि आप गपशप का जो शो है उसको भी सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे कमेंट्स करें, अप्रिशिएट करें जो आप मोटिवेट हमें करते हैं। इसी तरह मोटिवेट करो और हमें ऑडियो नोट भेजें और साथ ही साथ अपनी पिक्चर्स भी। बट यहाँ पे भी एक चीज बता दूं, हमारा शो जो है नंबर 1 शो बन गया है। बट एनीवेज यहाँ पे टाइम हुआ आपका और हम सबका फेवरेट सेगमेंट का, मतलब दस्ती फैक्ट्स का। तो दस्ती फैक्ट में सबसे पहले, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कौन, तो मेरा टर्न है, मैंने स्टार्ट किया तो मैं बोले कुंडी वही खोले। आप ये मोहम्मद हफीज वाली हरकत कर रही हैं। एक टाइम आया था क्रिकेट में, मोहम्मद हफीज साहब कैप्टन थे, ठीक है, T20 के। ओपनिंग बैटिंग भी खुद करते थे, ओपनिंग बॉलिंग भी खुद करते थे। ये वो वाला काम किया आपने। ओके ठीक है यूनुस, आपको या प्लीज। ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिस इज हाउ मच फूड यू कैन गेट फॉर द कॉस्ट ऑफ पैक ऑफ सिगरेट्स इन ऑस्ट्रेलिया। इसमें बनाना भी है, मिल्क भी है, चॉकलेट्स भी हैं, हनी भी है, बहुत सारी चीजें। ये सब आप सामान खरीद सकते हैं बनिस्बत एक सिगरेट पैकेट। जो एक सिगरेट पैकेट वहां पे जो उसकी कीमत है ऑस्ट्रेलिया में, एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो आप टैक्सेस की वजह से जी, लेकिन सिगरेट का पैकेट आपको खरीदना जो है वहाँ पे महंगा पड़ सकता है, और ये सारा फूड आप इजीली खरीद सकते हैं। यहाँ भी ऐसा ही करना यहाँ पे जो है ना, यहाँ के जो अगर कोई जाता है ऑस्ट्रेलिया या यूके वगैरह, तो वो वहाँ वाले बंदे बोलते हैं यार डंडा ले आना सिगरेट का, जिसको हम कहते हैं सोने का पत्ता, वो चलता है। ठीक है जी, प्लीज पास द बॉल। सना। अच्छा, मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत खूबसूरत सा फैक्ट है। वो ये है कि आपको पता है एग्जैक्टली काश मेरी तरह ही हो। अच्छा खैर, अपने फैक्ट की तरफ आते हैं। वो ये है कि आपको पता है कि रोनाल्डो को तो सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है उनको। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया में रोनाल्डो जो है वो अब पहले शख्स बन गए हैं जिसको इंस्टा पर जो है वो 40 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। वाओ, एंड यू हैव अ ह्यूज क्रश ऑन हिम एज वेल। आप कह सकते हैं रोनाल्डो एक है, मेरे बहुत सारे क्रश हैं। यस, मैं ये हजम नहीं कर पा रहा हूँ ये ठीक है, प्लीज पास द बॉल। हम रोमन को नहीं भूल सकते ना, रोनाल्डो, रोमन, एमिर, बॉबिक, बहुत सारे। जी यूनुस प्लीज। ठीक है, ये सिर्फ आपके नहीं है, कराची की आजादा लड़कियों के यही है। मुझे बताएं, पास द बॉल आपको मुझे दे रही है। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन है, फैक्ट नहीं है, पिक्चर देखें। अगर आप कहते हैं आप मेरे साथ करेंगे, आप यूं हाथ रखें और सब करें हाँ। आपको गर्म हवा फील हुई और आप करें ठंडी। तो एक ऑब्जर्वेशन है। आपका एक ही मुंह है, गर्म हवा फेंक रहा है, ठंडी हवा फेंक रहा है। आई एम पासिंग द बॉल टू उर्शिया। थैंक यू। आपने जो फैक्ट बताया है उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे हीटर और एसी दोनों फिक्स हो गए, अंदर सब कुछ है। एनीवेज, आप लोगों को अगर चावल बहुत ज्यादा पसंद है तो बेस्ट टाइमिंग क्या है? आप रात के टाइम मत खाएं, दिन में खाएं, मतलब दोपहर में या आपको जो भी टाइमिंग, मगर दिन में खाएं। रात में अगर आप खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। एंड योगर्ट एज वेल। जी, दही भी, जो व्हाइट चीजें दिन में पीनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम मिल्क पीनी चाहिए। जी, मिल्क की बात कर रहा हूँ। मिल्क, अपार्ट फ्रॉम मिल्क आप दिन में चीजें रखें, व्हाइट चीजें। प्लीज पास द बॉल।
अनम जी मैं ही बच गई हूँ। तो मेरा जो फैक्ट है वो है जैकी चैन से रिलेटेड, और जैकी चैन के जो फादर थे ही वाज अ स्पाई एंड मदर वाज अ ड्रग डीलर, और दे मेट थ्रू एन अरेस्ट। ये दोनों अरेस्ट हुए थे और इसके थ्रू इनकी मुलाकात हुई थी। एंड लोग जो होते हैं प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, जैकी चैन वाज बोर्न आफ्टर 11 months। यस, ये भी फैक्ट बहुत से लोगों को नहीं पता। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। प्लीज पास द बॉल। ओके, पासिंग द बॉल टुवर्ड्स द शॉकिंग गर्ल। इनको शॉक लग गया है, बाहर आ जाए। सीरियसली, बिकॉज मुझे नहीं पता था। जैकी चैन को मैंने बहुत टाइम फॉलो किया, बट एनीवेज यही तो फैक्ट केस नहीं कि आप उनको फॉलो करेंगे। ओके, थैंक यू अनम। 21 साल लड़की जिनका नाम है लिक्सी अल्फोर्ड, इन्होंने इतनी छोटी उम्र में एवरी कंट्री, इनका नाम गिनीज की बुक में भी है, और क्योंकि ये 21 साल एक ऐसी लड़की हैं जो पूरी दुनिया घूम चुकी हैं। वाह वाओ वाओ। प्लीज पास द बॉल। सना। अच्छा मेरी बारी है। अच्छा जी, मेरे पास इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है, जो पिक्चर दिख रही होगी आपको, मैं बताऊं कि ग्रीनलैंड के अंदर जो है वो 1.4 जो है वो किलोमीटर के बर्फ के नीचे प्लांट्स है। ओह माय गॉड, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अंटार्कटिका में अगर आप देखें जो ग्लेशियर जब उसका स्नो पिघल रहा है, देयर आर सो मेनी डिजीजेस, और लोगों की एक थ्योरी भी है कि देयर आर सो मेनी एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो शायद वापस निकल आए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। प्लीज पास द बॉल। अंडरनीथ द सी, अंडरनीथ द स्नो। ओके, पास द बॉल। पासिंग द बॉल टू यू। टू मी। ऑलराइट, ये तस्वीर देखें स्क्रीन पे। दिस इज व्हाट अर्थ लुक्स लाइक ड्यूरिंग अ स्टॉर्मी नाइट। जब आपका स्टॉर्म आ रहा होता है, थंडर स्टॉर्म्स आ रहे होते हैं, तो ये देखें कहीं आपको दिख नहीं रहा, दुनिया दिख नहीं रही, बादल का घेराव हो रहा है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। स्पेस में बैठ के लोग देख रहे होते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, ये नहीं जाके कुछ कर लो। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज यहाँ अपनी तमाम तर आवाम को दे दे, वो ये है कि प्लीज तैयार हो जाए क्योंकि कराची में बारिशें आ रही हैं। ओ यस, ओ यस। आई एम पासिंग द बॉल। बॉल तो गीली हो गई है बारिश की वजह से। टू अनम। कोई बात नहीं, मैं उसको सुखा दूंगी। मुझे और तो बेस्ट है कपड़े सुखाने में। हर चीज को सुखाने में, नॉट ओनली द क्लोथ्स। अच्छा, तो मेरा जो फैक्ट है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे भी ये नहीं पता था। ये फैक्ट पढ़ने से पहले मुझे पता चला कि ग्राफेन एक मटेरियल है विच इज कॉल्ड द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल। ये कहने को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, बट it is a million times thinner than paper but 200 times stronger than steel। वाह वाह वाह, ये देख सकते हैं आप सब। वाओ, मुझे इस न्यूज से ज्यादा अनम के नेल्स पे मेरा फोकस था। ये दिस इज ये fact है। एंजेलिना जोली एक फिल्म की थी जिसमें विच बनी थी, सेम नेल्स थे। जी जी। काइली जेनर के भी। प्लीज पास द बॉल। काइली जेनर मुझे कॉपी करती है। चलिए आप कर ले पहले। ओके ओके, द हाई पोनी टेल गर्ल उर्शा हुसैन। ऑफ कोर्स मी। अच्छा, आप एक पिक्चर देख रहे होंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, दिन में इंसान कितनी दफा हंस सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, आई मीन औरतें हो गई या मर्द हो गए हजार, तो कितना हंस सकते हैं? जितना दिल चाहे हंस सकते हैं। 1 लाख बार। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बच्चों का अगर एवरेज लगाया जाए तो 200 टाइम्स जो है बच्चे मुस्कुराते हैं। अगर औरतों का लगाया जाए तो 62 है, और मर्द हजरात का लगाया जाए तो 18, यानी कि 18। कम हंसते हैं मर्द। जी जी, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेजॉरिटी टाइम उनका बीवियों के साथ होता है अपने, तो इसलिए कम हंसते हैं। दोस्तों में होते तो 180 टाइम्स। प्लीज, ये झूठ लग रहा है वैसे। प्लीज पास द बॉल। प्लीज यूनस। देखिए मैं कोई फैक्ट तो नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा एक डार्क कॉमेडी शेर है। ओके, अर्ज किया है तालीम बढ़ रही है, अदब घट रहे हैं, मतलब मालूम नहीं अल्फाज रट रहे हैं। वाह, क्या ही बात। सो डीप। ये मैंने पहली पोइट्री टाइम ले आया था। वाकई अब पोइट्री टाइम शुरू हुआ है। आज अनम गौहर की बारी है। प्लीज आपकी पोइट्री की तरफ चलते हैं। जी, थैंक यू सो मच यूनिस। और मेरे पास वसीम बरेलवी साहब के कुछ अशार हैं, वो मैं आप सबके पेशे खिदमत करना चाहूंगी, तो साथ दीजिएगा। जी जी प्लीज। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, वाह वाह। हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। वाह वाह, क्या ही बात। वाह प्यासे रह जाते हैं जमाने के सवालात, वाह वाह। किसके लिए जिंदा हूँ बता भी नहीं सकता। क्या कहने, क्या वाह। कहने। घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, मैं हूं कि चिरागों को बुझा भी नहीं सकता। क्या वाह, कहने, क्या ही क्या बात है। कहने। वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। वाह, क्या कहने, क्या कहने। वाह, बहुत nice. खूबसूरत। बहुत बेहतरीन। अच्छा।
बहुत खूबसूरत और अदायगी बहुत अच्छी थी, सरकास्टिक भी था, तंज भी था और मासूमियत भी थी। टीचर कितने मार्क्स इनके? 100 में से 100। इसीलिए मुझे शायरी से बहुत ही ज्यादा खास किस्म का लगाव है, क्योंकि आप जो बात खुले लफ्जों में नहीं कह सकते वो ढके छुपे लफ्जों में आप अपनी बात भी कह दें और तंज भी कर सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं, दिल की बात भी कर सकते हैं। मतलब शायरी हर तरह की लैंग्वेज को बहुत वर्सटाइल है पोइट्री लिटरेचर, बस समझने वाले दिलों तक पहुंचनी जरूरी है। एग्जैक्टली, बस समझने वाले समझ जाएं तो क्या ही बात है। लेकिन मसला कि आजकल लोग समझते नहीं हैं लेकिन हम समझते हैं कि हमारे शो का वक्त यहाँ पे इख्तिताम पजीर हो रहा है और हम लेंगे आपसे इजाज़त और मिलेंगे कल इंशाल्लाह कुछ नए टॉपिक्स के साथ और कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन आवर शो। तब तक के लिए हम सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।